प्रिय छात्रों, सरस्वती क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल के मेरे वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आने वाले मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखेंगे। इसके साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका या कोई संदेह हो तो उसे दूर करने के लिए शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं पर्सनली फ़ोन पर आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। मेरा फ़ोन नंबर पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस फ़ोन नंबर पे आप शाम को 6 बजे से 7 बजे तक कांटेक्ट करके अपनी किसी भी शंका और समाधान कर सकते हैं और आने वाली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा कि शीघ्र इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि भविष्य में इसी प्रकार से सहयोग बना रहे। धन्यवाद। इसके साथ ही गंगानगर में सरस्वती क्लासेस एंड लाइब्रेरी 104N ब्लॉक पर हमने एक विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई है। जो छात्र या छात्राएं फ़ीस देने में असमर्थ हों या पूरी फ़ीस नहीं दे सकते उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। आप किसी वक्त भी 104N ब्लॉक पर सरस्वती क्लासेस और लाइब्रेरी में संपर्क करके अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। और साथ ही CBSE और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों की क्लासें हिंदी और मीडियम की अलग अलग चलेंगी, जिसके लिए आप जब कभी चाहें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के हमारे इस विषय का टॉपिक रहेगा साझेदारों की पूंजी एवं पूंजी पर ब्याज। जब भी कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उस व्यवसाय में सबसे पहली आवश्यकता होती है पूंजी की। तो जो साझेदार आते हैं वो कुछ ना कुछ पूंजी के रूप में लेके आते हैं। इसकी जनरल प्रविष्टि उसी प्रकार से होगी जैसे आपने कक्षा 11 में सीखी थी। अभी मैं आपको इसको आगे करके दिखाऊंगा। इसके साथ ही जो आपका पूंजी है उस पूंजी के ऊपर ब्याज का यदि प्रावधान पार्टनरशिप डीड में है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा पूंजी के ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ आप यह भी लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड का न होना या पार्टनरशिप डीड का इस मामले में साइलेंट होना पूंजी पर ब्याज नहीं दिलाएगा। चलिए आज के हम टॉपिक को आगे लेते हैं। सबसे पहले पूंजी। जब साझेदार व्यवसाय शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ पूंजी के रूप में लेके आते हैं। वह पूंजी नकदी के रूप में भी हो सकती है, स्टॉक के रूप में भी हो सकती है, फर्नीचर के रूप में भी हो सकती है, किसी भी काइंड में हो सकती है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। जब भी कोई साझेदार व्यवसाय के अंदर पूंजी लेकर आता है तो हम उसकी जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से करते हैं। उदाहरण के तौर पे A और B दो पार्टनर, दो साझेदार मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं और A जो है 1 लाख रुपए लगाता है और B 2 लाख रुपए लगाता है। तो ऐसे में हम जनरल प्रविष्टि क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। $3 लाख, 1 लाख रुपया और 2 लाख रुपए। इसके साथ हमने कैश अकाउंट को डीआर किया
कभी कोई व्यवसायी अगर कैश के बदले में कोई और वस्तु, स्टॉक या बिल्डिंग या कुछ भी लेके आता है, उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि नियम क्या कहता है कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। पाने वाले के नाम और देने वाले के जमा, ये डबल एंट्री सिस्टम है। हमेशा दो खातों को मिलकर, दो व्यवसायियों, दो प्रकार के मिलकर खाते एक एंट्री बनती है। ये वस्तुगत खाता है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया, आने वाली वस्तु। ये व्यक्तिगत खाता है, इसलिए इसको हमने किया क्रेडिट किया, क्योंकि ये देने वाले हैं। एक बात यहां विशेष ध्यान रखिए कि अकाउंटेंसी के अंदर 3 नियम बने हुए हैं। पहला नियम है व्यक्तिगत खाते के लिए कि पाने वाले व्यक्ति के नाम और देने वाले व्यक्ति के जमा करो। दूसरा वस्तुगत खाते के लिए कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तीसरा अवास्तविक खातों के लिए समस्त हानियों तथा एक्सपेंडिचर खर्चों को डेबिट करो और समस्त लाभों तथा आयों को क्रेडिट करो। यहां मैं विशेष रूप से आपको एक बात बता दूं कि अकाउंटेंसी के ये 3 नियम हर जगह हर प्रकार से लागू होंगे। इनका किसी भी प्रकार से कोई अपवाद नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा आपको प्रविष्टि नहीं मिलेगी जो इन एंट्रीज को, इन नियमों को तोड़ती हो। अपवाद इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो 2 प्रकार से रखे जाते हैं। पहला स्थिर पूंजी खाता, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग, अस्थिर, परिवर्तनशील। जब कभी पूंजी खाते में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता तो उसे स्थिर पूंजी खाता कहते हैं, जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particular date is B's, date debit क्रेडिट। सपोज मान लेते हैं कि इन्होंने व्यापार 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया, तो 1 अप्रैल 2015 को हम इनके पूंजी खाते में पैसा जमा करेंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। अगर स्थिर पूंजी खाता है तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बीच में पार्टनर्स का लाभ, हानि, ड्राविंग्स, लोन, जो भी एंट्रियां होंगी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी अगर पूंजी खाता स्थिर है तो। स्थिर पूंजी खाते के अंदर पूंजी जो है वो फिक्स रहेगी, लेकिन जब कभी किसी पूंजी को वह व्यवसायी निकाल लेगा या एडिशनल पूंजी लगा देगा तब इसमें चेंजिंग आ सकती है, तब इसमें बदलाव आ सकता है। अन्यथा इसमें बदलाव नहीं आएगा, ये साल भर यही पूंजी खाता चलता रहेगा और उसके अन्य जो लेन देन है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चले जाएंगे।
वो एक अलग से अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी। दूसरा होता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना, परिवर्तनशील, तब करंट अकाउंट नहीं बनेगा, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स के समस्त लेन देन, चाहे वो पूंजी से संबंधित हो, ब्याज हो, पूंजी पर ब्याज, लाभ, हानि, या इसके अलावा कोई लोन या ड्राविंग्स कुछ भी होंगे, वो सारे कैपिटल अकाउंट में ही समायोजित किए जाएंगे, अन्यथा करंट अकाउंट में समायोजित किए जाएंगे। ये थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आज का दूसरा टॉपिक है पूंजी पर ब्याज। हमेशा ब्याज की गणना करते वक्त जो पूंजी की ये तारीख है लगाने की, या ये हमारे बैलेंस की जो तारीख है, इस तारीख से लेके जिस दिन हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पार्टनरशिप डीड में तय हो चुका है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अन्यथा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड के अंदर इस मामले में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। अब बात आती है कि पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी। पूंजी के ऊपर ब्याज की गणना पूंजी पर ब्याज की गणना का सूत्र नोट कर लीजिए। पूंजी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम। उदाहरण के तौर पे 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने व्यापार शुरू किया और इनके खाते तैयार हो रहे हैं 31/3/2016। तो यहाँ से इस डेट की अगर काउंट किया हमने तो पूरा 1 वर्ष हो गया, और इसके ऊपर पार्टनरशिप डीड के अंदर 6% के हिसाब से या 10% के हिसाब से पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाना है, निश्चित है। तब हम क्या करेंगे, ए को क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया, 10/100 इंटू 1, ये 10 रुपया है। अगर पूंजी कम समय के लिए है तो यहां पे इसका आ जाएगा 10,000 रुपया, ये पूंजी के ऊपर ब्याज होगा। अगर इन्होंने ये पूंजी 1/4/2015 को ना लगा के 1/10/2015 को लगाई है, तब यहां से यहां का पीरियड काउंट करेंगे तो ये पीरियड होगा 6 मंथ का। तब इसको इस तरीके से काउंट करेंगे, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, दैट इज 5,000 रुपीज। तब ब्याज आधा हो जाएगा। इस प्रकार से हमेशा पूंजी के ऊपर ब्याज की गणना करते वक्त हमें इस डेट से लेकर जिस दिन पूंजी लगाई गई और जिस दिन हम फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब क्या हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें साझेदारी का विषय ना होकर एक फर्म का विषय है, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जहां ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। यहां पर हम जो साझेदारों के बीच में आपस में होने वाले लेन देन हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म का अलग से बनेगा,
वहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेकर हम इसमें आगे एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, जब हम देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जहां हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमें निकला हुआ मिलेगा, फिर तैयार मिलेगा कि प्रॉफिट इतना है या लॉस इतना है, उसे पार्टनर्स में किस प्रकार बांटना है। धन्यवाद।